नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ शामली में आयोजित किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी गई थी। इसे लेकर किसानों, महापंचायत के आयोजकों का प्रशासन के साथ टकराव भी हुआ। बता दें, जिला प्रशासन ने 3 अप्रैल तक जिले में किसी भी बड़ी सभा को करने पर रोक लगा दी है। शामली जिले के भैंसवाल गांव में ये किसान महापंचायत आयोजित की गई। भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय लोक दल और महापंचायत के आयोजकों ने कहा था कि वे हर हाल में कृषि कानूनों के खिलाफ इस महापंचायत को आयोजित करेंगे। डीएम, एसएसपी के साथ ही पुलिस फोर्स भी इस दौरान मौके पर तैनात रही। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कृषि कानूनों पर विपक्ष से सवाल किया है। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि वो ये बताएं कि ये कानून किस तरीके से किसानों के लिए हानिकारक हैं। तोमर ने कहा कि उन्होंने किसान संगठनों से 2 माह तक कानूनों में समस्या जानने के लिए बात की, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। तोमर ने कहा, यह कानून किस प्रकार से किसानों के लिए नुकसानदायक हैं, किसी ने मुझे नहीं बताया है। तोमर ने इसके साथ ही कहा, यह प्रदर्शन केवल एक राज्य तक ही सीमित है, किसानों को भड़काया जा रहा है। राज्यसभा में संजय राउत ने कृषि कानूनों पर सरकार को घेरा। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, वह देश की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे पीएम दुखी हैं, देश भी दुखी है, लेकिन तिरंगे का अपमान करने वाला दीप सिद्धू किसका आदमी है। राउत ने इसके साथ ही कहा कि सरकार ने 200 किसानों को तिहाड़ जेल में देशद्रोह के आरोप में बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा युवा लापता हैं। क्या पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया है? कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या ये सब देशद्रोही हैं? उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि बहुमत अहंकार से नहीं चलता है। इसके साथ ही राउत ने कहा कि सरकार के लिए अर्नब गोस्वामी और कंगना देश प्रेमी हैं, हक के लिए लड़ने वाले किसान देशद्रोही हैं। संसद में लगातार कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हावी है। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि केंद्र ने इन कानूनों को लोगों के ध्यान से बचाने के लिए ऐसे वक्त में पारित किया जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। बाजवा ने कहा कि कानून पारित करने का यह एक अलोकतांत्रिक तरीका था। बाजवा ने कहा कि आज हमने अपने किसानों की बिजली, पानी की आपूर्ति, इंटरनेट आपूर्ति काट दी है, जो कि बर्लिन की दीवार जैसी लग रही है। उन्होंने कहा, ये चीजें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए शर्मनाक हैं। खबरें आ रही हैं कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र इन कृषि कानूनों को 18 महीने के बजाय 3 साल तक के लिए रोक दे। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पंजाब सरकार का कहना है कि अगर किसान खाली हाथ लौटे तो राज्य में गुस्सा बढ़ेगा और ये राज्य सरकार काबू में नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि राज्य सरकार के कुछ अधिकारी लगातार किसानों और केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और ये समझाने की कोशिश में हैं कि अगर ये कानून 2024 यानी अगले चुनाव तक रोक दिया जाए तो आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। बजट पेश किए जाने के बाद भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पहली बार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर का अनुमान व्यक्त किया है। इसने कहा है कि 2021-22 में जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने कहा है कि विकास दर को तेज करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। महामारी की चपेट में रहने के बाद 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7.7% सिकुड़ने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्य में पूरी ताकत लगा रही है। इसी क्रम में वो कल से रथ यात्रा निकालने जा रही है। हालांकि कहा जा रहा था कि बंगाल सरकार यात्रा की अनुमति नहीं दे रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी बदनाम करने का एजेंडा इस्तेमाल कर रही है। बंगाल सरकार ने यात्रा की अनुमति दे दी है। ममता ने कहा कि अगर बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी है तो वो कोई सबूत दिखाएं जहां अनुमति से इनकार किया गया हो। वहीं दूसरी ओर जिस इलाके में बीजेपी अपनी रथ यात्रा निकाल रही है, उसी क्षेत्र में तृणमूल यूथ कांग्रेस भी बाइक से जन समर्थन यात्रा निकालने वाली है। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के लिए बीजेपी जी जान से लगी है। इसी क्रम में बीजेपी बंगाल में 5 रथ यात्राएं निकालने जा रही है, लेकिन बीजेपी की इन प्रस्तावित रथ यात्राओं को रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने दायर याचिका में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए बीजेपी की रथ यात्राओं पर रोक लगाने की मांग की है। फाइजर ने कोरोना वैक्सीन की आपात मंजूरी के लिए दिया गया अपना आवेदन आखिरकार वापस ले लिया है। करीब 2 महीने पहले सबसे पहले फाइजर ने ही भारत में वैक्सीन की मंजूरी के लिए आवेदन किया था।
फाइजर की वैक्सीन ही पहली वैक्सीन है जिसे इंग्लैंड में सबसे पहले आपात मंजूरी मिली और फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इसको मंजूरी दे दी। अब तक दुनिया भर के दर्जनों देशों में इसको मंजूरी मिल चुकी है। इसकी वैक्सीन संक्रमण को रोकने में 95% प्रभावी पाई गई है। हालांकि भारत में इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। इससे पहले 3 बार मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में इंदौर की महापौर और स्थानीय विधायक बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि फारूकी ने इंदौर में 1 जनवरी को आयोजित शो में हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद फारूकी को 4 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। इन सभी पर यह भी आरोप था कि इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी भद्दी टिप्पणियां की और चुटकुले बनाए थे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि ममता बनर्जी नर्वस हैं, इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में घोष ने कहा कि ममता के स्ट्राइकर और डिफेंडर हमारे पास आ चुके हैं और अभी और आने की संभावनाएं हैं, तो टीएमसी खत्म होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन बंगाल में वो ऐसा नहीं कर पाई है। विधानसभा से पहले केरल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारत धर्म जनसेना यानी BDJS पार्टी, जो कि केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA का हिस्सा थी, ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF में शामिल होने का फैसला करते हुए एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले नए गुट ने MK नीलकंदन मास्टर के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसेना यानी BJS की घोषणा की है। BJS के कार्यकारी अध्यक्ष V गोपा कुमार ने आरोप लगाया है कि BDJS का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक टूल के रूप में कर रही है। केंद्र सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि वह संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के ऐसे अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त मौका देगी जिनकी अंतिम परीक्षा 2020 में छूट गई थी। इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा की अभ्यर्थी रचना सिंह की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि ऐसे अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाए जिनके लिए अक्टूबर 2020 में हुई प्रारंभिक परीक्षा अंतिम मौका थी और ये कोरोना महामारी के कारण छूट गई थी। ये परीक्षा 4 अक्टूबर को हुई थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताना चाहते हैं कि अब वो दिन खत्म हो गए जब अमेरिका रूस से आक्रामक रवैये के आगे चुप रहता था, जिसमें रूस का चाहे हमारे चुनाव में हस्तक्षेप करना हो, साइबर हमले हो या हमारे नागरिकों को जहर देना हो, ये सब अब नहीं होने दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इसकी प्रतिक्रिया होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।